इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई है कि पूंजी कटौती के बिना ही पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन विदाउट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब एक नई बात सामने आई है कि हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पर कैसे? बिना पूंजी में कटौती करके। अब देयर आर सम पॉइंट्स कि किस तरह से कर सकते हैं कि कंपनी के जो विभिन्न प्रकार की जो एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं या कैपिटल है, उसमें हमको क्या करना है, एक ऑप्टिमम एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, जिसके लिए कंपनी की जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं या पूंजी है, ठीक है, शेयर कैपिटल है, उसका पुनर्निर्माण आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है। और ऐसे रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल में कोई कमी करो, पूंजी में कटौती करें, ठीक है। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि पुनर्निर्माण रुग्ण कंपनी की स्थिति में ही किया जाए, कि कंपनी बीमार हो गई है। इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि कंपनी बीमार हो गई है और उसको कुछ दवाई की ज़रूरत है, दैट मीन्स उसके पास कैपिटल कम है, लॉसेज है, तो उसको हमको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान ये देना है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन है वो सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली कंपनी में भी किया जा सकता है। किस तरीके से? अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन है ये कुछ अलग तरीके का रिकंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें वो कंडीशंस नहीं है कि कंपनी इज फेसिंग द लॉस सिचुएशन ऑफ लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सिचुएशन नहीं है। वो ये कह रहा है कि एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली एक हेल्दी कंपनी भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, बट देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन एसेट, लायबिलिटी एंड द कैपिटल। कि इसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो और ज़्यादा बेहतर कंडीशन में चली जाए, ठीक है। अब किस तरह से करेगी? एक जो हेल्दी कंपनी है वो भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, और उसके लिए उसको किन बातों का ध्यान रखना है कि जो विभिन्न श्रेणियों के अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन कर दे। वो विभिन्न श्रेणियाँ कैटेगरी है शेयर होल्डर्स की भी, तो वो उनके राइट्स में या तो परिवर्तन कर दे, क्रेडिटर्स के साथ में वो एग्रीमेंट कर ले, ठीक है। थर्ड है ऋणों का अंशों एवं ऋण पत्रों में परिवर्तन कर ले। जितने उसके जो डिबेंचर्स हैं उनको चाहे तो वो शेयर्स में या डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकती है। लोन्स को, ऋणों को, या तो वो शेयर जिनसे वो उसने लोन ले रखा है उनको शेयर इशू कर सकती है, या जिनसे लोन ले रखा है उन्हीं को वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, उसमें वो कन्वर्ट कर देगी। ऋण पत्रों का अधिमान अंशों या इक्विटी अंशों में परिवर्तन कर सकती है। जो डिबेंचर्स हैं उनको वो कन्वर्ट कर सकती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में या इक्विटी शेयर्स में। उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना सकती है या इक्विटी शेयर होल्डर बना सकती है। बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है, बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, और शेयर कैपिटल में वो वृद्धि या कमी भी कर सकती है। तो ये 6 तरह की कंडीशंस दे रखी हैं एक तरीके से, कि जो एक वेल सेटल कंपनी भी कर सकती है। पर ये जो कंडीशन जो आपकी बुक्स में बता रखी है ये उस केस में है जब कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची है कि उसको रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़े बाय रिड्यूसिंग देयर शेयर कैपिटल और ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। ये वो कंडीशन है कि जब वो इतनी सिचुएशन में थी कि वो इजीली इन चीज़ों को मैनेज कर सकती है। पर एक कंपनी जबकि बहुत लंबे 5 या 10 सालों से कंटिन्यूस लॉसेस जब वो अर्न कर रही है, उसको लॉसेस होते जा रहे हैं, तो कंपनी के पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी शेयर कैपिटल में कमी करने के सिवा कि वो शेयर कैपिटल में ही कमी करे, तभी वो सर्वाइव कर सकती है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ये कंपनी के अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों व लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना अरेंजमेंट कर रही है। वो अपने किसके साथ में? शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स के साथ में। तो कंपनी का सिचुएशन दे रखी है कि समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी कंपनी को भारी हानि के कारण that means the company is facing a heavy loss
ड्यू टू सम रीजंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कंपनी की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, दैट मीन्स वो इतनी कंडीशन में है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है और हो सकता है वो कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंच गई है। ठीक है, तो ऐसी तो क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर के भुगतान की या तो बात ही क्या की जाए। उस सिचुएशन में डिबेंचर्स होल्डर या लेनदारों के दावों की राशि का भुगतान करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था पेशेंट का कि सपोज एक पेशेंट बीमार हो गया, उसने डॉक्टर से दवाई ली, अब डॉक्टर की दवाई 5 दिन की खा ली उसने, उसके बाद उसको कोई आराम नहीं पड़ा, डॉक्टर चेंज कर लिया, उसके बाद भी कोई आराम नहीं पड़ा। अब उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो आईसीयू में ही एडमिट हो गया है। अब आईसीयू में जब वो एडमिट हो जाता है पेशेंट, तो इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है अपनी भी कि एटलीस्ट वो बच जाए। ठीक है, तो वही सिचुएशन है कि कंपनी के केस में भी कि ये चाहते हैं जो कंपनी में काम करने वाले हैं कि एटलीस्ट वो कंपनी बंद ना हो। तो वो क्या करती है कि ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं या इक्विटी शेयर होल्डर हैं, दे आर एग्री टू सेक्रीफाइस देयर डिविडेंड। उसके बावजूद अगर जब उन्होंने ही सारा का सारा टोटल सेक्रीफाइस कर दिया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे लेनदार हैं उनसे भी हमें कोई रिबेट मिल जाए। तो ऋण पत्रधारी जो और हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनकी अमाउंट को देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि कंपनी का तत्काल समापन कर दिया जाए, ठीक है, वही कंडीशन आ गई कि वो पेशेंट मर जाए, तो जैसे पेशेंट के केस में है वैसे कंपनी का भी सेम वही कंडीशन चल रही है कि कंपनी का तत्काल समापन कर दिया जाए, तो ऋण पत्रधारी और लेनदारों को या तो बिल्कुल ही ना मिलने की संभावना रहेगी भुगतान को, क्योंकि बंद कर दी है तो डिबेंचर होल्डर और जो लेनदार हैं उनको कोई अमाउंट मिलने की कोई आशा नहीं रहती है, या अगर रहती है तो बहुत ही कम भुगतान मिलने की संभावना होगी। तो ऐसी जो जर्जर वित्तीय स्थिति होने पर भी यदि भावी सुनहरी आशा की किरण के रूप में कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं या डिबेंचर्स होल्डर हैं या क्रेडिटर्स हैं आपस में ये तय कर लें कि कंपनी में खोई हुई पूंजी को अपलिखित रिटर्न ऑफ करके नए सिरे से पूंजी की व्यवस्था करके कंपनी को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, तो कंपनी भविष्य में लाभ कमाने लगेगी। अब ये सारी की सारी कंडीशन इज टोटली बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट कि शेयर होल्डर दे आर एग्रीड, डिबेंचर्स होल्डर ऑल्सो एग्रीड एंड द क्रेडिटर्स, ये तीनों के तीनों एग्री करेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर संस्था अच्छी है उसके पास में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसको वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो वाइंड अप नहीं होने देकर वो अपना जितना अमाउंट था उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कंपनी की जो खोई हुई पूंजी जो आपको बता चुकी हूँ मैं, उसको रिटर्न ऑफ करके एक नए सिरे से कैपिटल के अरेंजमेंट करके कंपनी को चालू करने की सिचुएशन में आ रहे हैं। ठीक है, कि उसको नए सिरे से चलाया जाए और ये एक्सपेक्टेशन लेकर कि कंपनी भविष्य में लाभ कमाएगी, तो इसके लिए कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन की प्रभावी योजना का निर्माण भी किया जा सकता है, पर ये तब होगा पॉसिबल जब ये तीनों के तीनों एग्री कर जाएंगे। ठीक है, स्वाभाविक है कि इस योजना के अंतर्गत सभी पक्ष जैसे आपके शेयर होल्डर हैं, डिबेंचर्स होल्डर हैं या क्रेडिटर हैं अपने अपने क्लेम्स का, दावों का एक निश्चित भाग का त्याग तो करते ही हैं और इस त्याग के कारण उपलब्ध रकम से खोई हुई पूंजी को अपलिखित किया जाएगा, यानी कि रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। उतनी अमाउंट से उनकी अमाउंट भी काम आ जाएगी अब जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि अब उनको देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस केस में उनको फ़ायदा हो जाएगा कंपनी को, क्योंकि अब बंद होने के कगार पर आ चुकी है और जिसको भी कंपनी ने पैसा देना था वो एग्री कर गए हैं कि अब हमको पैसा नहीं लेना है और हम आशा करते हैं कि संस्था को नए सिरे से शुरू करेंगे और ये संस्था भविष्य में लाभ कमाएगी। तो इसके बाद ही नई पूंजी की आवश्यकता का वे प्रबंध करते हैं और नए सिरे से कंपनी के व्यवसाय को वो चालू भी कर देते हैं और प्रोसेस वही सेम रहेगी। जब एक नई कंपनी ख़त्म होने वाली कंपनी नए सिरे से जब कंपनी स्टार्ट करती है, वही सेम प्रोसेस, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, वही IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगी ताकि कंपनी जो है वो कैपिटल जुटा सके।